वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सेल बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाती हूँ, हर सब्जेक्ट के, हर क्लास के, फर्स्ट ईयर, इंटर, अच्छे अच्छे वीडियोस हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, ताकि मैं आप लोगों के लिए आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊं। मैं जो स्टडी करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को। तो चलें आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज हमारा टॉपिक, जैसे कि मैंने बताया है, सेल है। मैं पूरा सेल डिफ़ाइन करूँगी और मैं आप लोगों के साथ माइक्रोस्कोप को डिफ़ाइन करूँगी। तो चलिए आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये सेल का स्ट्रक्चर है। सेल दिखने में ऐसा दिखता है, ये मतलब एनिमल सेल है। तो जो प्लांट सेल हैं वो डिफरेंट होते हैं इससे, और इनके फंक्शंस मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो अच्छे से इस पिक्चर को देखें, इन सबके फंक्शंस आगे। दीज सेल्स, तो ये डेफिनेशन है, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शंस। तो सेल स्मॉलेस्ट है, और ये दिखा रही हूँ स्ट्रक्चर में, जैसे लिखा है अमोबिया सेल है, बैक्टीरिया सेल, नर्व सेल, प्लांट स्टेम उसके सेल है, रेड ब्लड सेल है। तो सेल बहुत टाइप्स के होते हैं। हर कोई यूनिसेलुलर्स होते हैं, कोई मल्टी सेलुलर्स होते हैं। तो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, तो वीडियो के साथ जुड़िए रहिए। और माइक्रोस्कोप एंड सेल, माइक्रोस्कोप और सेल 1600 एंटन वैन ल्यूएनहॉक फर्स्ट डिस्क्राइब लिविंग सेल्स एज सीन थ्रू अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप और सेल 1600, जो ये साइंटिस्ट का नाम है, जैसे कि एंटन वैन ल्यूएनहॉक, जिसने माइक्रोस्कोप के अंदर सेल्स को देखा और कहा कि सेल्स होते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में आप डिफाइन करने लगी हूँ। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट का नाम है, लिखा हुआ है रॉबर्ट हुक फर्स्ट यूज्ड अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू व्यू थिनली स्लाइड कॉर्क सेल्स। तो ये बता रहा है कि फर्स्ट जो माइक्रोस्कोप था, जिसके अंदर रॉबर्ट हुक ने एक पतले से स्लाइड कॉर्क सेल्स देखे थे। Compound scope use a series of lens to magnify. In step, Hooke was the first to use the drum cell. तो ये बता रहा है कि रॉबर्ट हुक वो था जिसने फर्स्ट टाइम सेल्स देखे थे एक कॉर्क के पीस में सेल्स देखे थे, और ये बताया कि सेल्स होते हैं और हर लिविंग थिंग में सेल्स लाजमी होते हैं। 1830, Max Sheldon identified the first plant cells and concluded that all plants are made of cells. तो 1830 में मैक्स शेल्डन ने पहली बार ये बताया कि प्लांट सेल्स, तो बताया था कि जो भी प्लांट्स होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं। पहले जो था रॉबर्ट हुक, उसने सिर्फ ये बताया कि सेल्स होते हैं और लिविंग थिंग्स में होते हैं। तो उसने इतना बताया, उसने ये नहीं बताया कि प्लांट्स के अंदर भी सेल्स होते हैं। तो ये वो साइंटिस्ट था जिसने ये बताया कि प्लांट सेल्स भी होते हैं और वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। थॉमस श्वान made the same conclusion about animal cells. तो ये जो थॉमस श्वान था, उसने भी एनिमल सेल्स के बारे में बताया। तो ये यही बता रहा है कि जो पिछला रॉबर्ट हुक था, उसने एनिमल सेल्स के बारे में बताया कि एनिमल सेल्स जो होते हैं वो एनिमल सेल्स के बने होते हैं। और उसके बाद ये आया जिसने ये बताया मैक्स शेल्डन ने कि प्लांट्स भी सेल्स के बने होते हैं।
तो आगे भी अभी बहुत लंबी वीडियो है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। सेल थ्योरी नंबर 1, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। तो जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं, मतलब एक और उससे भी ज़्यादा, कुछ एक के होते हैं और कुछ उससे भी ज़्यादा के होते हैं। तो सेकंड, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सेल होते हैं वो छोटे होते हैं और इसके अलावा लिविंग थिंग्स के अंदर ये मौजूद होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, और ये बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये बता रहा है नंबर 3, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एक्साइटिंग सेल्स थ्रू सेल्स डिवीजन। तो ये नहीं है कि सेल्स पैदा होते हैं, हाँ पैदा होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ मरते हैं और कुछ पैदा होते हैं। सेल डिवाइड होते हैं, प्री एक्साइटिंग वो डिवाइड होते हैं, एक सेल से, एक सेल है वो टूट के कई सेलों में तब्दील हो जाता है, मतलब कि डिवाइड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल, मैं अपना एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि एक कपड़े को उठाकर हम बीच से काट के इसके दो हिस्से बना लेते हैं सेम ऐसे, तो सेल भी ऐसे होते हैं, वो टूट के अलग होकर दो सेल बनते हैं और 2 से 3, 3 से 4 और इससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखा रहा है, एक सेल है एक साइड पे और वो सेल से डिवाइड होके और एक पैरेट बन जाता है सेल्स के साथ। सेल्स मिल के एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, एक चीज़ को स्ट्रक्चर देते हैं। सेल जैसे कि पीछे बताया था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो स्ट्रक्चर इंसान को या किसी चीज़ को या किसी लिविंग थिंग को स्ट्रक्चर भी हमें सेल से मिलता है। तो ये है सेल, एक जैसे ऊपर लिखा है स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सारे छोटे छोटे सेल एक छोटा सा चीज़ है, पर वो भी एक काम करते हैं, एक वर्क करता है, किसमें, लिविंग थिंग्स में, जो हमारे अंदर, जैसे कि एग्जांपल ही हमारा है, हमारे अंदर भी सेल काम करता है, उसके भी कुछ फंक्शंस होते हैं, उसके भी काम होते हैं, उसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो आगे मैं आप लोगों के साथ पार्ट्स डिफाइन करूँगी। Organisms may be unicellular, composed of one, or multicellular, made of many cells. तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, आई थिंक ये बैक्टीरिया है, तो ये एक सेल का बना है, मतलब सेल ही एक है, फंक्शन भी उसके अपने हैं, जैसे कि हाँ ये यूनिसेलुलर है और ये एक ही सेल का बना है। और नीचे दिखा रहा है एक बटरफ्लाई है जिसमें लिखा है कि ये मल्टी सेलुलर, जैसे कि बता रहे हैं कि ये बहुत सारे सेल्स का है। मल्टी सेलुलर मीन्स ज़्यादा सेल्स का बना है। और ये बात मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग कैसे होते हैं समझ नहीं पाते, जैसे कि मैं थी, कभी मुझे भी कभी ये बात समझ में नहीं आई। तो आगे आप वीडियो को प्लीज़ देखिएगा, आगे वीडियो लंबा है अभी। तो सेल्स कैन बी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ये एक ऐसा चीज़ है जो बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझे तो बहुत टाइम लगा था इसको समझने में, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। तो जो ये प्रोकैरियोट्स होते हैं वो, उनके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है, समझ में आया? न्यूक्लियस उनके अंदर नहीं होता। न्यूक्लियस एक ऑर्गन है सेल का, मतलब सेल के अंदर एक ऑर्गेनल है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। ओके, तो इसके अंदर ऑर्गेनल्स नहीं होते, न्यूक्लियस नहीं होता, बैक्टीरिया के अंदर ये मौजूद नहीं होते। बट यूकैरियोट्स हैव अ न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, फंजी, एनिमल्स, प्रोटिस्ट्स। तो प्रोकैरियोट्स में सिर्फ बैक्टीरिया है, वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक है, सिर्फ वो बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक में आप देख रहे हैं इतने सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है यूकैरियोट्स में, और इसके अंदर ऑर्गेनल्स भी होते हैं। तो इनमें यही डिफरेंस है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में एक यही डिफरेंस है, उसके अंदर ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, बट नीचे यूकैरियोटिक के अंदर ऑर्गेनल्स नहीं है मौजूद। मुझे ये बात शेयर करनी है कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद लर्न कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे जज मत करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लाऊँ। ये मैं अपना डेली लाइफ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये सब मैंने खुद पढ़ा है,
तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने खुद पढ़ा है वैसे सारे मुझसे लर्न करें। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग मुझसे सीखें और ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो आप लोग मुझे सिखाओगे। तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स कीजिए प्लीज़। Organelles, cell structure that have a specific function and are surrounded by a membrane that are found in eukaryotes only। तो ये बता रहा है कि एक ऑर्गेनेल है, सेल स्ट्रक्चर में एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाता है। ओनली यूकैरियोट्स में, किसी और में नहीं। यूकैरियोट्स में एक सेल का स्ट्रक्चर है जो स्पेसिफिक है, जो ज़रूरी है, और वही होता है उसमें। किसमें? यूकैरियोट्स में। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूँगी प्रोकैरियोटिक वीएस यूकैरियोटिक। ओके, तो पहले आते हैं प्रोकैरियोटिक की तरफ। प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर जिसके अंदर आता है फर्स्ट साइटोप्लाज्म। आप लोगों को दिख रहा होगा ये ब्लू कलर का, ये है साइटोप्लाज्म ऊपर। और उसके बाद है न्यूक्लियस भी दिख रहा है सेकंड नंबर पे। और उसके बाद फ्लैजिला, और ये एंटीना शेप्ड होता है, ये फ्लैजिला है। कैप्सूल्स है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स हैं, पेल है। और ये एक इसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है। इसके ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं, ये प्रोकैरियोटिक है। और इसके बाद यूकैरियोटिक सेल आता है। एनाटॉमी ऑफ द एनिमल सेल्स, तो इसके अंदर जो यूकैरियोटिक है इनके अंदर बहुत सारे होते हैं ऑर्गेनेल्स। कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जैसे कि न्यूक्लियस हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस, और यहाँ पे राइबोसोम्स हैं, क्रोमेटिन। इसके साथ बहुत सारे इसके अंदर होते हैं ऑर्गेनेल्स। तो मैं आप लोगों के साथ जो मुझसे शेयर हो पाया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये इसके सारे ऑर्गेनेल्स हैं, इनको डिफ्रेंशिएट किया है और आप लोग देख रहे हैं कितना डिफरेंट है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बहुत डिफरेंस है। तो मैं आप लोगों को फिर से कह रही हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो ये है सेल वॉल, फाउंड आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स एंड बैक्टीरिया ओनली। तो ये बता रहा है कि ये जो सेल वॉल है ये एक तो प्लांट सेल्स के अंदर है, ये एक मेम्ब्रेन है, ये प्लांट सेल में है और बैक्टीरिया सेल्स में है। ओके, तो ये ओनली इनमें होता है। कि ये जैसे एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होता, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। नीचे लिखा है कंटेंट सेलुलोज दैट प्रोवाइड सपोर्ट, रिजिडली एंड प्रोटेक्शन। तो ये सेलुलोज का बना होता है और ये सपोर्ट करता है। जैसे कि प्लांट सेल्स को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बैक्टीरिया सेल्स भी बहुत कमज़ोर होते हैं, इसलिए सेल वॉल इनका है। सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये दोनों आउटर लेयर्स हैं सेल के। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ cells that control movement of substance in and out of the cell. Double layer, B layer in plants and bacteria, this is within the cell wall। तो ये बता रहा है कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है सेल को, वो मेम्ब्रेन है वो कंट्रोल करता है सेल को। उसके अलावा वो प्रोटेक्शन देता है, सेल को प्रोटेक्ट रखता है। जो भी सेल के अंदर जो भी सब्सटेंस आते हैं जाते हैं, वाटर इनसाइड आता है आउटसाइड जाता है, सब चीज़ को कौन कंट्रोल करता है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, और ये बता रहा है कि ये डबल मेम्ब्रेन भी है। जैसे कि प्लांट बैक्टीरिया के अंदर हमने पीछे भी देखा था, जिसके अंदर ये बता रहा था कि सेल वॉल है। तो प्लांट्स के अंदर फर्स्ट सेल वॉल है और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, जो उनको, क्योंकि प्लांट्स को ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है तो इसीलिए उनके अंदर डबल लेयर होता है। साइटोप्लाज्म, गिल लाइक मिक्सचर इनसाइड cells surrounded by cell membrane, contains cell structure that carry out specific jobs as mitochondria. Nucleus provides a medium for chemical reactions to take place। तो साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, जेली लाइक मिक्सचर है जो मौजूद है कहाँ? सेल के अंदर। ये सेल मेम्ब्रेन
और जो उसके अंदर सेल के अंदर जो बाकी सब जो होते हैं ना सब्सटेंस, उन सब के बीच में आता है ये, ऑर्गेनल्स के बीच में और सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ और जो भी ऑर्गेनल्स हैं उनके बाहर। तो ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो भी सब कुछ होता है जो केमिकल के ज़रिए हो, वो कौन करता है? साइटोप्लाज्म। और ये एक फ्लूइड है, कोई ऑर्गेनल नहीं है, ये सिर्फ एक फ्लूइड है जिसका बहुत बड़ा किरदार है किसके अंदर? सेल के अंदर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये हर किस्म के सेल्स के अंदर मौजूद है। जो मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि मैं अभी आप लोगों के साथ ऑर्गेनल्स शेयर कर रही हूँ, पिछले वीडियो में भी किया था, अभी बता रही हूँ। ये है राइबोसोम। Each cell contains thousands make protein found in endoplasmic reticulum and floating throughout the cell cytoplasm। ओके, ये बता रहा है कि ये राइबोसोम्स सेल के अंदर थाउजेंड्स में पाए जाते हैं। एक सेल के अंदर 1000 है, तो आप लोग सोचो हम कितने सेल्स के साथ बने। हमारे बॉडी पार्ट एक ऑर्गन पता नहीं कितने मिलियन सेल्स के बने होते हैं। तो ये एक सेल के अंदर 1000 राइबोसोम्स होते हैं। ओके, ये प्रोटीन बनाते हैं। क्या काम करते हैं? इनका फंक्शन है टू मेक प्रोटीन। ये प्रोटीन बनाते हैं और ये हमें कहाँ मिलेंगे? ये मिलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर और एंड दे आर थ्रोटिंग दी सेल साइटोप्लाज्म। ओके, it's a nucleus control center, directs the cell activities, contains the genetic material DNA separated from cytoplasm by nuclear membrane or nuclear envelope। ओके, तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी दिखा रहा है दी सेल न्यूक्लियस सब कुछ बता रहा है। आप लोग अच्छे से फोकस करेंगे तो आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। तो ये न्यूक्लियस सेल के सेंटर में होता है, सेल के सेंटर में, इसीलिए इसको सेंट्रल कंट्रोल का नाम देते हैं, क्योंकि ये सेल के बीच में है। और ये ह्यूमन का जैसे ब्रेन है ना सेल का, वैसे न्यूक्लियस है। ये सारी एक्टिविटीज़ सब कुछ सेल की न्यूक्लियस से ही स्टार्ट होता है। और जब भी सेल बनता है तो फर्स्ट उसका न्यूक्लियस बनता है और ये न्यूक्लियस के ही ज़रिए सेल डिवीज़न वगैरह होते हैं। तो ये कह रहा है कि ये एक्टिविटी को मतलब एक्टिविटीज़ करता है, कंट्रोल करता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए को सेपरेट करता है। ये साइटोप्लाज्म से ये अलग है। फिर से मैं आप लोगों को बताऊँ, ये सेपरेट है। साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस से अलग है। साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ न्यूक्लियस है। ओके, मतलब सेल मेम्ब्रेन, फिर बीच में साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियस। तो ये सेपरेट है फ्रॉम साइटोप्लाज्म। इसका अपना एक एनवलप है जिसके अंदर न्यूक्लियस रखा हुआ है, ये अलग है, ये सबसे सेपरेट है। इसका एक अपना फंक्शन है। इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस जो न्यूक्लियस के अंदर चलते हैं। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का भी एक अपना मेम्ब्रेन होता है, उसका भी जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था, वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सराउंडिंग न्यूक्लियस सेपरेट्स डीएनए फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ये क्या काम करता है? ये न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग रखता है। इट मीन्स डीएनए डीएनए को साइटोप्लाज्म से अलग रखता है। और इसके बाद मेड ऑफ 2 लेयर्स, ये 2 लेयर्स का बना होता है। ओपनिंग कार्ड pores allow some materials to enter and leave nucleus। तो ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, ये पोर्स की तरह बने होते हैं न्यूक्लियस के ऊपर, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर। क्रोमेटिन इन न्यूक्लियस, क्रोमेटिन पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। जेनेटिक मटेरियल डीएनए और ऑफ सेल इन इट्स नॉन डिवाइडिंग स्टेट EI include chromosomes contain instructions for traits and characteristics। ये बता रहा है क्रोमेटिन क्या होते हैं? क्रोमेटिन न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जिनको क्रोमेटिन कहते हैं। और क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर आप लोगों को मैंने यहाँ पे दिया, आप देख सकते हैं क्रोमेटिन दिखने में कैसे होते हैं। ये डीएनए को बनाते हैं, डीएनए को स्ट्रक्चर देते हैं। ये सब डीएनए के मटेरियल से, जेनेटिक मटेरियल के लिए है। और ये नॉन डिवाइडिंग है, ये डिवाइड नहीं होते।
एंड ये इनका क्या बताऊँ आप लोगों को, इनका शक्ल आप देख रहे हैं, ये ऐसे होते हैं जैसे कि एक्स की तरह मिले होते हैं, आप एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, अच्छे से अटैच होते हैं। सेल एक छोटी सी चीज़ है, पर आप लोग देख रहे होंगे कि उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें आती हैं, वो खुद जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं उसके अंदर क्या से क्या है। न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस था, बहुत सारे न्यूक्लियस की तरह सारे नाम एक जैसे हैं, तो ये है न्यूक्लियस। डार्क स्टेनिंग स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस मेक राइबोसोम दैट मेक प्रोटीन्स। तो न्यूक्लियस के अंदर एक है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, वो दिखने में स्ट्रक्चर उसका डार्क होता है, और उसके अंदर आप देख लो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन्स आते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप आता है, दी न्यूक्लियस सब कुछ, और ये राइबोसोम्स बनाता है। राइबोसोम्स प्रोटीन्स, इसका काम ही है ये राइबोसोम्स बनाना, प्रोटीन्स बनाना, क्योंकि सेल्स के अंदर काम ही यही चलता है, प्रोटीन्स बनाते हैं राइबोसोम्स। बहुत सारे ऐसे कुछ हैं जो इनके फंक्शन है, ये मेक करते हैं, उनको अच्छे से बनाते हैं, ताकि हम जितना मतलब हमारे सेल्स जितने मजबूत होंगे, हम खुद इतने मजबूत होंगे। अगर सेल हमारे कमज़ोर हैं तो हम कैसे मजबूत हो सकते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक बैक्टीरिया network of continuous sex threaded with ribosome इंटरनली डेरिवेट सिस्टम ऑफ सेल। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलियम है, ये भी एक ऑर्गेनेल है, सेल के अंदर मौजूद है। ये नेटवर्क्स को कंट्रोल करता है, राइबोसोम्स को इंटरनली डिलीवर सिस्टम ऑफ द सेल के अंदर जो भी सिस्टम्स को डिलीवर करने का काम होता है ये वो करता है। मैन्युफैक्चर्स प्रोसेसेस एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम सेल्स के अंदर से जो भी प्रोटीन्स को बाहर करना होता है उनको बाहर करता है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। सेल के अंदर जो भी कुछ ट्रांसफ़र करना होता है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो उसका काम कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलियम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलियम, ये पहले था रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलियम, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। सिमिलर इन अपीयरेंस टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलियम बट विदाउट द राइबोसोम्स। उसके अंदर राइबोसोम्स मौजूद थे, इसके अंदर राइबोसोम्स क्या है? नहीं है, विदाउट राइबोसोम्स। प्रोड्यूस लिपिड्स, ये लिपिड्स बनाता है। इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशंस ऑफ ड्रग्स एंड प्रोटीन्स। जो भी ड्रग्स होते हैं, प्रोटीन पॉइजन्स होते हैं, सॉरी ये प्रोटीन नहीं पॉइजन लिखा हुआ था जो भी पॉइजन्स होते हैं सबको कंट्रोल करता है। अगर हमारे अंदर ये नहीं होता तो हम किसी भी ड्रग को हमारा बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाता, कभी भी नहीं करता। तो इसका फंक्शन ही यही है, पॉइजन्स को, ड्रग्स को, ऐसी चीज़ों से हमें बचाना। ये हैं तो सेम, बस फ़र्क इतना है वो रफ़ है और ये नहीं है रफ़। गोल्गी apparatus, protein packing plant modified proteins and lipids made by the endoplasmic reticulum and prepare them for export from the cell। गोल्गी apparatus का काम ये है, ये प्रोटीन को पैक करके रखता है और ये मॉडिफाई करता है प्रोटीन्स को, लिपिड्स को। और गोल्गी apparatus के साथ इसका बहुत ज़्यादा मतलब जो भी होता है मतलब कनेक्शन है। इनक्लोजेस डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू मेम्ब्रेन फॉर फ्रॉम लाइसोसोम ट्रांसपोर्ट पोर्ट्स। ओके, ये इंक्लूड करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को और मेम्ब्रेन्स को लाइसोसोम के साथ, और ये ट्रांसपोर्ट का भी इसके अंदर फंक्शंस ट्रांसपोर्ट पोर्ट्स के होते हैं, मतलब इसका इनके साथ कनेक्शन है। और आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम डाइजेस्टिव प्लांट्स फॉर प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो लाइसोसोम है ये डाइजेस्टिव मतलब ये इसका भी फंक्शन प्लांट्स के अंदर भी होता है और ह्यूमन के अंदर भी होता है। ये प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन सेलुलर, मेरा मतलब है कि ये जो सेलुलर एंजाइम्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में ये मदद करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है एंड डाइजेस्टिव मटेरियल्स को और मेम्ब्रेन रिमूवल, सेल ब्रेक डाउन इफ लाइसोसोम एक्सप्लोड्स।
सेल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं अगर लाइसोसोम क्या हुआ, अगर लाइसोसोम एक्सप्लोड्स हो जाए, एक्सप्लोड होगा लाइसोसोम तो ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया सेल पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है। membrane bonds organelles that are the site of cellular respiration use glucose to produce cell energy ATP। तो ये जो पावर हाउस है इसका काम क्या है, ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है और ये सेलुलर रेस्पायरेशन करता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हमारे ज़माने में यहाँ पे होते हैं बिजली घर, तो ये सेल के अंदर भी एक बिजली घर के जैसा ही है, ये एनर्जी देता है सेल को, सारे ऐसे काम करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। एक्टिव सेल्स लाइक मसल्स हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे एक्टिव सेल्स मसल्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत होती है, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये दिखने में ऐसा दिखता है। अब है एनिमल वैक्यूल, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेक फॉर स्टोरेज, ये जो भी मटेरियल्स होते हैं बॉन्ड होते हैं उनको स्टोर करता है। डाइजेशंस एंड वेस्ट रिमूवल्स, ये और वेस्ट रिमूवल्स जो भी होते हैं उनको रिमूव करता है। कंटेंट्स वाटर सॉल्यूशन, इसके अंदर वाटर सॉल्यूशंस मौजूद होते हैं। ये एनिमल्स का अलग होता है और प्लांट्स का एक अलग, इसका एक अलग स्ट्रक्चर है, उसके अंदर उसके अलग से फंक्शंस होंगे। तो ये क्या करता है, ये डाइजेशन करवाता है और ये जो वेस्ट रिमूवल्स हैं उनको रिमूव करता है। अब है प्लांट वैक्यूल, प्लांट वैक्यूल है plants have large central vacuoles that store water and nutrients needed by the cell, help support the shape of the cell। तो ये जो प्लांट वैक्यूल है ये काफ़ी बड़ा होता है एनिमल वैक्यूल से, क्योंकि जो प्लांट वैक्यूल होता है मतलब प्लांट्स को बहुत से नीड होता है वाटर को स्टोर करने का, हमें इंसानों को इतना नहीं होता, एनिमल्स को इतना नहीं होता। प्लांट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि उनका काम ही सिर्फ वाटर को मतलब इनसाइड करना है, तो इनके अंदर इसलिए वैक्यूल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और वो क्या करता है, स्टोर करता है वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को सेल के अंदर, और ये सपोर्ट करता है शेप को, जैसे सेल को शेप, इनकी सेल को, प्लांट की सेल को शेप भी वैक्यूल ही देता है। ओके, तो इनके अंदर इसलिए वैक्यूल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये मेरा लास्ट टॉपिक था। आप स्ट्रक्चर इसका अच्छे से देखें, इसका स्ट्रक्चर हमारे एनिमल वैक्यूल से ज़्यादा डिफरेंट है, उसके अंदर छोटा सा वैक्यूल है और हमारे प्लांट वैक्यूल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा है। तो आज हमारा सेल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को मेरी रीडिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। मैं जो पढ़ती हूँ, जो स्टडी करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और जहाँ पे अगर मैं रॉन्ग हूँ तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे अच्छे से बताइएगा। आई होप को आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट एक अच्छे वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ मिलूँगी। टेक केयर, खुदा हाफिज़।